हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का लास्ट वीडियो देखेंगे दोस्तों, यानी पार्ट 4 आज देखेंगे। इसके बाद अपना चैप्टर फिनिश है दोस्तों। सो आज के इस वीडियो में हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, टॉपिक था हमारा वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज। पिछली वीडियो में एसेट्स देखे थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लायबिलिटीज क्या होता है दोस्तों? लायबिलिटीज का मतलब होता है जो कंपनी दूसरे को पे करना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंटिजेंट लायबिलिटीज। ये क्या होता है? ये कंपनी क्या है, दूसरों को पे करना होता है पैसे। कंपनी अगर दूसरों को पैसे पे करनी होती है तो हम उसे कहते हैं लायबिलिटीज दोस्तों। अब इसका क्या करना है, हमें वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन करना है। वेरिफिकेशन मतलब जो भी लायबिलिटीज कंपनी के नाम पे है या नहीं, ये पता करते हैं वेरिफिकेशन से। वैल्यूएशन यानी उसका करंट वैल्यू पता किया जाता है, सारा इंटरेस्ट निकाल के करंट वैल्यू जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसकी करंट वैल्यू क्या है ये पता किया जाता है वैल्यूएशन से। सो आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में 3 लायबिलिटीज दिया गया है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। इन तीनों को एक ऑडिटर कैसे वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन करता है कंपनी में, आपको इसके पॉइंट्स बताना है दोस्तों। ये आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है या तो फिर 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट बिल्स पेबल से दोस्तों। पहले बिल्स पेबल का मीनिंग जानते हैं दोस्तों। कभी भी कंपनी फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स खरीद रही है, रॉ मटेरियल्स उधार खरीद रही है, कैश नहीं दे रही है, क्रेडिट पे खरीद रही है, लेकिन सामने वाली पार्टी को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये पैसे देगा या नहीं देगा। सो कंपनी क्या करेगी, बिल देगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बहुत ही तरह के बिल्स होते हैं, बिल्स पेपर बहुत ही तरह से होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है या तो फिर प्रॉमिसरी नोट्स होता है। सो कंपनी क्या करेगी, प्रॉमिसरी नोट देगी कि मैं आपको ये पीरियड तक पैसे दे दूंगा। सो प्रॉमिसरी नोट में सारा लिखा रहेगा कि इतने टाइम तक पैसे दूंगा। सो उससे क्या होगा, सामने वाले पार्टी को भी भरोसा हो जाएगा। सो बिल्स पेबल हम उसे कहते हैं। बहुत तरह के बिल्स होते हैं जो कंपनी पे करना होता है, सो इसे बिल्स ऑफ पेबल कहते हैं। इससे ऑडिटर कैसे वेरिफिकेशन करता है देखते हैं, चलिए दोस्तों। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन ए शेड्यूल ऑफ बिल्स पेबल एंड इट्स टोटल शुड बी कंपेयर्ड विद द बिल्स पेबल बुक एंड बिल्स पेबल अकाउंट। सो ऑडिटर को क्या करना है, सारे बिल्स ऑफ पेबल का शेड्यूल निकालना है और उसके अमाउंट्स को बिल्स पेबल बुक से और बिल्स पेबल अकाउंट से कंपेयर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, द बिल्स पेड आफ्टर द बैलेंस शीट शुड बी एग्जामिन्ड विद द एंट्रीज पास इन द कैश बुक। बैलेंस शीट में लिखे गए के बाद सारे बिल्स पेबल का अमाउंट, सारे ट्रांजैक्शन आपको कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना है। ये आपके ऑडिटर्स को चेक करना होगा। उसके बाद पेज टर्न कर लीजिए। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन कंफर्मेटरी स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ड्रॉवर्स डायरेक्टली विद द परमिशन ऑफ द क्लाइंट। सो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, जिसको पैसे पे करना है उसके पास से कंफर्मेशन लेना चाहिए कि कितना बिल्स का हमें पे करना है, कंपनी को पे करना है, क्लाइंट की परमिशन से दोस्तों। उसके बाद लास्ट आ जाइए, लास्ट है, ही शुड पे स्पेशल अटेंशन टू द बिल्स दैट हैव बीन पेड बिटवीन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ हिज ऑडिट हैव बीन ड्यूली रिटर्न इन द बुक। सो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी बैलेंस शीट पहले बनाई जाती है, ऑडिटर को कुछ महीनों के बाद अपॉइंट किया जाता है। सो बैलेंस शीट बनने के बाद से लेके ऑडिटर को अपॉइंट करने के बीच में कुछ तो बिल्स ऑफ पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं क्या, वो सारों को चेक करना चाहिए, सारों को वेरीफाई करना चाहिए। वो काम होता है एक ऑडिटर का दोस्तों। ये सारे 4 पॉइंट्स हो गए जो वेरिफिकेशन वैल्यूएशन होती है बिल्स ऑफ पेबल का दोस्तों। अब सेकंड है अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स किसे कहते हैं? क्रेडिटर्स का मतलब होता है, अब जैसे कंपनी अब जैसे रॉ मटेरियल्स खरीदती है, सामने वाली पार्टी से रॉ मटेरियल्स खरीदती है। सो रॉ मटेरियल्स उधार पे खरीद रही है, कैश नहीं खरीद रही है, उधार पे खरीद रही है। बिल्स ऑफ पेबल में क्या था, बिल्स दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिल्स वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर आपको पैसा दिया जा रहा है, ट्रस्ट के ऊपर आपको सामान दिया जा रहा है। सो क्रेडिटर्स को भी पैसे पे करना होता है कंपनी। वो ऑडिटर कैसे वेरिफिकेशन करता है, वैल्यूएशन करता है। फर्स्ट पॉइंट है, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स एंड वेरीफाई देम विद द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स। ऑडिटर को क्या करना है, सारे क्रेडिट का अमाउंट चेक करना है शेड्यूल्स के साथ और उसको कंपेयर करना है लेक्चर अकाउंट्स के साथ, और साथ साथ जो स्टेटमेंट्स मिला गया था सामने वाले क्रेडिटर पार्टी की तरफ से उसके अमाउंट के साथ कंपेयर करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, he should check the purchase book and purchase return book with the help of invoices, credit notes, etc. He should also check the postings into the ledger. So दोस्तों, जब आपको पता चल जाएगा उधार कितना सामान लिया है, इसके लिए आपको परचेज बुक को वेरीफाई करनी है और परचेज रिटर्न बुक को आपको सारों को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट्स को चेक करते हुए आपको परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक चेक करना होगा कि आपको पता चल जाएगा आपने कितना परचेज किया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पलटा लीजिए। थर्ड पॉइंट है,
he should examine the goods inwards book to ensure that the goods purchase have been actually received. So goods inward book को उसे चेक करना चाहिए। goods inward book में क्या होता है, जितना भी रॉ मटेरियल्स या तो फिर जितना भी आपने परचेस किया उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। सो जितना आपने परचेस किया था उतना आपको सामान मिला या नहीं, वो आपको ऑडिटर को चेक करना होगा, वो परचेस गुड्स इनवर्ड बुक में चेक कर सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ हायर परचेजेस द ऑडिटर शुड सी दैट द कंडीशंस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट आर प्रॉपर्ली कंप्लाइड विद। अब हायर परचेज क्या होता है, हायर परचेज यानी जब सामान रॉ मटेरियल्स बहुत ही ज्यादा पैसों का होता है, सो इंस्टॉलमेंट्स में खरीदती है कंपनी, सो उसका कंडीशन कैसे है, उसको कंडीशन को कंपनी ने फुलफिल किया या नहीं, ये सारों को ऑडिटर को चेक करने की जिम्मेदारी होती है ऑडिटर की दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में है फिफ्थ पॉइंट है, ही शुड एग्जामिन द एंट्रीज मेड एट द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड ऑफ द ईयर टू चेक द एम्प्लॉयज हैव पास्ड एनी फिक्टिशियस एंट्रीज इन द रिकॉर्ड। सो जो भी एंट्रीज आपके ईयर स्टार्ट होने से पहले थे क्रेडिटर्स की, अब ईयर एंड होने के बाद भी वही एंट्रीज है या नहीं, या तो फिर कुछ डिफिकल्ट एंट्रीज होती हैं, फिक्टिशियस एंट्रीज होती है, वो सारे एम्प्लॉयज ने सही तरह से रिकॉर्ड किया है नहीं, ये देखने का काम होता है ऑडिटर का दोस्तों। उसके बाद if any debt is found unpaid for a long time, an inquiry should be made since it is possible that instead of paying to the creditor the amount might have been misappropriated. So बहुत ही दिनों से कर्जा है, बहुत ही दिनों से क्रेडिट है, कंपनी नहीं पे कर रही है, अगर नहीं पे कर रही है तो उस अमाउंट क्या हो रहा है, कभी कभी गलत इस्तेमाल भी होता है। सो इन सबको चेक करने की जिम्मेदारी होती है क्रेडिटर की दोस्तों। ये हो गया हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्रेडिटर का, सन्ड्री क्रेडिटर का, कि एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन कैसे होता है क्रेडिटर का दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी दोस्तों ये कंपनी को फ्यूचर में आ भी सकती है या तो फिर नहीं भी आ सकती है, इसे हम कहेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल के तौर पे बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको, से प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी रहती है, यानी अगर प्रोडक्ट खराब होगा तो उसे रिटर्न आएगा कंपनी को, इससे कंपनी को लॉस होगा, कंपनी इसके पैसे उसको देना होगा। सो इसे हम कहेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये कंपनी को आ भी सकती है या तो फिर नहीं भी आ सकती है। इसका वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन कैसे करता है ऑडिटर। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिटरमाइन द लाइक्लीहुड ऑफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी बिकमिंग एन एक्चुअल लायबिलिटी। सो ऑडिटर को ये पता लगाना कि अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी फ्यूचर में आने की, वो आ भी सकती है, एक्चुअल लायबिलिटी भी बन सकती है। वो कैसे पता लगा सकता है, दिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस, इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड करंट सर्कमस्टेंसेस। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है या जो लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी बनी है, ये सब उसे पता लगाना पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, या तो फिर इंडस्ट्री में किसी और को भी ऐसी लायबिलिटी आ रही है या तो फिर करंट सिचुएशन को देख के ये सारों का अंदाजा लगाता है ऑडिटर दोस्तों। सेकंड पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, इफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डीम्ड प्रोबेबल एस्टिमेट द पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट। सो अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी आएगी सो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, यानी कितने का आपको खर्चा होगा, कितने का आपको नुकसान होगा, कितना आपको पे करना होगा, ये सारों को डिटरमाइन करने का काम होता है ऑडिटर को। वो कैसे डिटरमाइन करेगा, दिस कुड इन्वॉल्व यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, एक्सपर्ट ओपिनियंस और फाइनेंशियल मॉडलिंग टेक्निक्स। हिस्टोरिकल डाटा, जो उसके पास डाटा रहता है उससे वो पता लगा सकता है, या तो फिर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले सकता है, या तो फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग की टेक्निक से मदद से ये उन्हें पता लगा सकता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, लास्ट है लीगल रिव्यू, कंसल्ट लीगल एक्सपर्ट्स टू एक्सेस द वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो आप जो भी लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो लीगल मैटर्स को देखते हैं आपकी कंपनी में, उनसे सलाह लें कि आपकी जो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी आएगी या नहीं, या तो फिर कितने दिन के बाद आएगी, कितना पैसा खर्चा करेगी, ये सारा आपके लीगल एक्सपर्ट से, लीगल लॉयर से आप पूछ सकते हैं। अंडरस्टैंड द लीगल ऑब्लिगेशंस एंड पोटेंशियल आउटकम्स इन क्रूशियल इन एक्यूरेट वैल्यूएशन। सो लीगल इसका प्रोसीजर क्या होगा और इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या आउटकम मिलेगा, ये सारा आप एडवाइस ले सकता है ऑडिटर लीगल एक्सपर्ट से। सो दोस्तों ये थे हमारे तीनों लायबिलिटीज जो हमने आज की इस वीडियो में देखे। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, मैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। ये हमारा थर्ड चैप्टर आज फिनिश होता है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों इस चैप्टर के पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।